नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी की लिखी कहानी बीवी का हत्यारा। वह नजारा मुझे इतना दिलकश लगा कि मेरा जी चाहने लगा कि मैं अभी उसे दबोच लूं। वह सांस खींचती थी तो उसकी आधी आधी छातियां ब्लाउज से बाहर निकल कर आती थी और मुझे यूं लगने लगता था जैसे अभी ब्लाउज पर सामने की तरफ लगे बटन तड़ाक तड़ाक करके टूटने लगेंगे। मुझे विपिन कुमार ने भेजा है। उसकी छातियों पर से जबरन अपनी निगाह हटाता हुआ मैं बोला, तो मैं क्या करूं? वह बोली, ऐसे ही मत खामखा भौंकती रहे, पहले मेरी बात सुन ले पहले। क्या सुनूं? मुझे तेरी और विपिन की मौजूदा रिश्तेदारी की पूरी वाकफियत है। तो क्या हुआ? विपिन एक कत्ल के केस में फंस गया है। उस केस में जेल तो वह जाएगा ही, उसे फांसी भी हो सकती है। वो प्रोबेशन पर छूटा हुआ सजा याफ्ता मुजरिम है, इस बात से तू बेखबर नहीं होगी। तू हिस्ट्री शीटर केदार की बीवी तो है ही, तेरा खुद का भी कोई रिकॉर्ड हो सकता है जो कि मुझे देखना पड़ेगा। इस लिहाज से विपिन के बखेड़े में तो तू भी लपेटी जा सकती है। खामखा? हाँ, खामखा। मैंने क्या किया है? कुछ तो किया होगा। मैंने कुछ नहीं किया। किया नहीं तो पुलिस के कहर से निजात पा जाएगी, लेकिन अपने कसम के कहर से फिर भी नहीं बच पाएगी। उसे जब मालूम होगा कि उसकी पीठ पीछे तो विपिन के साथ सोती थी, तो जेल से छूटने पर ही जो पहला काम वह करेगा वो ये होगा कि वह तेरी गर्दन रेत देगा। उसे कैसे पता लगेगा? वो तो जेल में है। उसे मैं बताऊंगा। तू क्यों बताएगा? तेरी मेरी क्या दुश्मनी? अभी नहीं है, लेकिन आगे हो सकती है। आगे कब? जब तू मुझे सहयोग नहीं देगी, जब तू मेरे से बाहर जाने की कोशिश करेगी। कुत्ता! गालियां बहुत बकती है तू। ऐसा सबके साथ करती है या सिर्फ पुलिस वालों के साथ? सब कुत्ते थोड़ी होते हैं। मैं आपे से बाहर हो गया। ठहर जा हरामजादी। मैं दांत पीसता हुआ उसकी तरफ झपटा। मैं उसके सिर पर पहुंच गया, लेकिन उसने मेरे संभावित आक्रमण से अपना कोई बचाव करने की कोशिश नहीं की। वह बड़ी निडरता से अपलक मुझे देखने लगी। मैं ठिठका। रोक क्यों गए? वो चैलेंज भरी स्वर में बोली। जात क्यों नहीं दिखाता अपनी? झपटता क्यों नहीं वैसे ही जैसे कुत्ता हड्डी पर झपटता है? मैंने जोर से दांत किटकिटाए। वह जोर से हंसी। साला कुत्ता, तुझे मेरे से डर नहीं लगता साली? मैं बोला। तेरे से डर? क्यों? तू क्या हवा है? पुलिस वालों से तुझे कोई खास नफरत मालूम होती है? वह एक बड़ी वैशिली कर्कश हंसी हंसी। कोई पुलिसिया मिला नहीं तुझे? बहुत मिले हैं। कभी कोई संतरे की तरह निचोड़ कर रख देगा तुझे। तू भी तो पुलिसिया है। तू कोशिश करके नहीं देखेगा? मुझे भड़का मत, नहीं तो सचमुच छील के रख दूंगा। सचमुच संतरा बना दूंगा तेरा। जा जा, बड़े आया छील के रख देने वाला। संतरा का संतरा बनाने की कोशिश में यहां तेरे जैसे कई आए और कई चले गए। मैं महसूस कर रहा था कि वह मुजोर घोड़ी धमकी या जोर जबरदस्ती से काबू आने वाली नहीं थी। वैसी जोर जबरदस्तियां और धमकियां सहने की वो आदी मालूम होती थी। शक्ल सूरत भी कितनी भ्रामक हो सकती थी। मुझे पैंतरा बदलना जरूरी लगा। मैंने अपनी भींची हुई मुट्ठी खुल जाने दी। घर में पीने वीने को कुछ नहीं रखती? मैंने बदले स्वर में पूछा। किसके लिए? मेरे लिए, मेहमान के लिए। तू मेहमान थोड़ी है, तू तो कुत्ता है। घर आया कुत्ता भी तो मेहमान होता है। होता है तो मेरा खून तो पी ही रहा है ना तू। मैं इससे किसी कम गर्म चीज के बारे में सवाल कर रहा था। क्या पिएगा? इस बार उसका स्वर भी बदला। जो पिलाएगी। मैं जानबूझकर उसके उन्नत वक्ष पर निगाह गड़ता हुआ बोला। कमीना? वह मेरा मंतव्य समझकर बोली। उसने अपना वक्ष ढकने का नाटक सा किया। विस्की पिएगा? पिलाएगी तो जरूर पीऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना। क्या? उसमें जहर मिला होगा। पहले पैग में ना, बाद में तो संतरे के रस में पिलाएगी। वह हंसी। अच्छी बात है। वह उठती हुई बोली। तू भी क्या याद रखेगा? वह उठकर किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह वापस लौटी तो उसके हाथ में 2 ग्लास थे। उसके हाथ में थमे ग्लासों की जगह मैंने बारी बारी से उसकी दोनों छातियों को निहारा।
जहर किसमें है? मैं बोला। हरामी, वह मेरे हाथ में एक गिलास धकेलते हुए तनिक प्रशंसात्मक स्वर में बोली। मैंने उसके गिलास से गिलास टकराया और विस्की का एक घूंट भरा। मुझे वह घूंट निगलना मुहाल हो गया। गिलास में जरूर आधी से ज्यादा विस्की थी। संतरा ने गटगट एक ही सांस में अपना 3/4 गिलास खाली कर दिया। वह दीवान पर बैठ गई और मेरी तरफ देखने लगी। मैं भी दीवान पर उसके समीप जा बैठा। उसने एतराज ना किया। वह कुछ क्षण अपलक मेरी तरफ देखती रही। क्या चाहते हो? अंत में वह धीरे से बोली। जो मैं चाहता हूं, मैं गंभीरता से बोला। उसका अंदाजा तो तुम्हें हो ही चुका होगा। नहीं हो चुका। मैं तेरे जैसी सयानी नहीं, मैं पुलिस भी तो नहीं। मैं तेरे और विपिन के बारे में जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहता है? सब कुछ। सब कुछ क्या? जैसे विपिन को कब से जानती हो, कैसे जानती हो, कितना जानती हो, वगैरह वगैरह। ये तूने सच कहा था कि वह किसी कत्ल के केस में लपेटा जा सकता है? बिल्कुल सच कहा था। अच्छा। उसने अपना ग्लास खाली करके एक और कर दिया और फिर बड़ी संजीदगी से बोली। विपिन दरअसल केदारे का पुराना दोस्त था। वह केदारे के लिए काम करता था और उसी के किसी बखेड़े के चक्कर में जेल गया था। 4 महीने पहले जब जेल से छूटा था तो पहली बार वो यहां आया था। सच पूछो तो मैंने ही उसे लिफ्ट दी थी। केदारा जेल में था और मुझे किसी मर्द का सहारा चाहिए था। वह लड़का मुझे पसंद आया था। वह मेरी जिस्मी भूख तो पूरी करता ही था, साथ में यह घर-बार चलाने में भी मेरी मदद करता था। कैसे? रुपए पैसे से? हाँ। रुपया पैसा है उसके पास? हाँ। ऐसी बात है तो वह दूध सप्लाई करने का मामूली काम क्यों करता है? ओट के लिए, दिखावे के लिए, यह जाहिर करने के लिए कि वह सचमुच सुधर गया है और ईमानदारी की रोटी कमाने लगा है। आई सी। अंधा तो तू है नहीं, इसीलिए तूने देखा ही होगा कि मैं स्टाइल में रहती हूं और खाने पीने की शौकीन हूं। ऐसे काम फोकट में तो होते नहीं। ये विस्की जो तू पी रहा है एरिस्टोक्रेट प्रीमियम है, समझा? मैं कोई काम काज तो करती नहीं और केदारा पीछे मुझे कोई कारू का खजाना नहीं सौंप गया। इस लिहाज से अगर मैंने विपिन से गठजोड़ किया तो क्या बुरा किया? जब केदारा जेल से छूटकर आएगा तो मैं विपिन को छोड़ दूंगी। वो खतरनाक दादा है। तुझे डर नहीं लगता कि अगर उसे तेरी करतूत का पता लग गया तो वो क्या कहर ढाएगा? लगता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि केदारे को कुछ पता नहीं लगेगा। मैं एक तन्हा औरत हूं और जिंदगी के ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी हूं जहां किसी मर्द के सहारे के बिना मेरी जिंदगी नहीं चल सकती। अगर तू सच कह रहा है कि विपिन किसी कत्ल के केस में लपेटा जा सकता है तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल की बात होगी। फिर मुझे कोई नया मर्द तलाश करना पड़ेगा। मर्द या मुर्गा एक ही बात है। मर्द भी तो मुर्गा होता है और मुर्गा भी मर्द होता है। मैं हंसा। वैसे वह उत्सुक स्वर में बोली, किसका कत्ल हुआ है? तू अखबार नहीं पढ़ती? नहीं। क्यों? अनपढ़ है? मैं। वह बड़े गर्व से बोली, इंटर पास हूं, यानी कि आदतन अखबार नहीं पढ़ती। हां। मैंने उसे कत्ल की बाबत बताया। वह गिरफ्तार है? उसने पूछा। वो बात छोड़, मैं बोला। पहले तू मेरे सवाल का जवाब दे। पूछ। तू यहां अकेले रहती है। तू कबूल करती है कि तू विपिन के साथ सोती है, फिर वो यहीं तेरे साथ क्यों नहीं रहता? रहता है, कहीं कहीं दिन रहता है। मेरा भी यही ख्याल था। अब तू मुझे सोमवार की बात बता। उस दिन कब से कब तक वह यहां तेरे साथ था? कब से कब तक क्या? वो मेरे साथ था ही नहीं। क्या मतलब? मैंने तो 1 हफ्ते से उसकी शक्ल नहीं देखी। क्या? वह 1 हफ्ते से यहां नहीं आया? मैंने अपना विस्की का ग्लास खाली किया। मेरा दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था। विपिन से हुए अपने वार्तालाप की हर बात मुझे याद थी। बच गया। अंत में मैं बोला। क्या? वह बोली, बाजा। किसका? तेरे यार का, विपिन का। क्यों?
क्योंकि अभी तूने उसकी बेगुनाही साबित करने वाली गवाही की ऐसी तैसी फेर दी। तू कहती है कि तूने हफ्ते से उसकी शक्ल नहीं देखी और वो कहता है कि सोमवार यानी कि कत्ल वाले दिन दोपहर से लेकर रात के 11 बजे तक वो तेरे साथ था। ओ साले पुलिसिए, बना दिया ना मुझे बेवकूफ। मैं हंसा। वो यहां नहीं था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वह मारने वाली की फ्लैट पर था और वह उसका कत्ल कर रहा था। वह बोली, अगर इसका मतलब नहीं है तो उसने झूठ क्यों बोला? वह सच बोलता और साफ साफ बताता कि हकीकतन वह कहां था। ला। क्या? ग्लास, मैं और ड्रिंक बनाकर लाती हूं। नहीं, मुझे और नहीं चाहिए, मेरा इतने से ही सर घूम रहा है। साला, वह तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोली। कबूतर। मैं खामोश रहा। वह किचन में गई और अपने लिए ड्रिंक बना लाई। तब तक कि पी का उस पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा था। वह फिर दीवान पर आकर बैठ गई और नए जाम का घुट भर के बोली, अब तू विश्वास नहीं करेगा। किस बात का? कि विपिन सोमवार यहां आया था। मैं हंसा। वह एक एक शब्द पर जोर देती हुई बोली, सोमवार यहां आया था। तो पहले तूने ये क्यों कहा कि तूने एक हफ्ते से उसकी शक्ल नहीं देखी? मैं अपने आप को किसी झमेले से बचाना चाहती थी, लेकिन जब ज्यों ही मुझे ये लगा कि मेरा ऐसा कहना उसे बुरी तरह फंसा देगा, तो मैंने असल बात बताने का फैसला कर लिया। और असल बात यह है कि सोमवार दोपहर को वो यहां आया था। हाँ, और मेरे स्वर में व्यंग का पुट था। रात 11 बजे तक यहां रुका था। हाँ। क्या सबूत है? मैं कह रही हूं। क्या कहने? यानी कि तेरा कहना और सत्यवादी हरीशचंद्र का कहना एक ही बात हो गई। वह सचमुच यहां था, तेरे साथ, तेरी गोद में। हाँ। 11 घंटे तू उसे अपनी गोद में लिए बैठी रही? नहीं, बीच में हम वीडियो देखते रहे थे। तेरे पास वीडियो है? उस दिन था, किराए का। 12 से रात 11 तक वह एक क्षण के लिए भी यहां से बाहर नहीं निकला था। एक बार वो जो फिल्में हम देख चुके थे उनकी जगह नई फिल्म लेने के लिए गया था। कहां? शंकर मार्केट। क्या सबूत है कि वो यहां से शंकर मार्केट ही गया था और आगे सुंदरनगर निशा का कत्ल करने नहीं गया था? वीडियो कैसेट लाइब्रेरी वाला उसकी गवाही देगा कि वे वहां आया था, लेकिन वो यहां से निकलकर वहीं गया था, कहीं और नहीं गया था। इस बात की कौन गवाही देगा? एक जगह गया आदमी क्या 2 जगह होकर नहीं आ सकता? उसे जवाब न सूझा। निशा के कत्ल की बात बताते समय मैंने उसे कत्ल का संभावित वक्त नहीं बताया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने उससे पूछा, नई फिल्म लेने वह यहां से कितने बजे गया था? शाम को गया था, वह बोली। वक्त का कोई अंदाजा? यही कोई 5, 5:30 का वक्त होगा। और लौटा किस वक्त था? मुझे ध्यान नहीं। क्यों ध्यान नहीं? क्योंकि हम वीडियो देखते वक्त साथ साथ ड्रिंक भी कर रहे थे। उसके जाने के बाद जब मैं पीछे अकेली रह गई तो नशे में मुझे नींद आ गई, इसीलिए मुझे ठीक से मालूम नहीं कि वह कितने बजे लौटा। एकाएक उसे वह सवाल पूछना सूझा जो उसे बहुत पहले सूझना चाहिए था। उस लड़की का कत्ल किस वक्त हुआ था? एक बात सोची है तूने? उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए मैं बड़े कठोर स्वर में बोला। क्या? कि विपिन अगर कत्ल के इल्जाम में नप गया तो साथ में तेरा भी बाजा बच जाएगा। मेरा? खामखा, मैंने क्या किया है? तू हत्यारे की सहयोगिनी है। तूने उसकी खातिर झूठ बोलकर उसे बचाने की कोशिश की है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तू मुझे जिसकी मर्जी कसम खिलवा दे। तेरे जैसी औरतों की कस्में मेरे लिए कोई नई बात नहीं, लेकिन अपनी खैरियत चाहती है तो ठीक से याद करके बता कि वह किस वक्त वापस लौटा था। वो सोचने लगी। अब वह तनिक भयभीत दिखाई देने लगी थी। मैं बड़े बेसब्रेपन से उसके बोलने की प्रतीक्षा करने लगा। मेरे ख्याल से, अंत में वह बोली, वह कोई 6, 6:30 बजे लौटा था, यानी कि 1-1.5 घंटे वे यहां से गायब रहा था। हाँ, यहां से शंकर मार्केट जाने में इतना वक्त तो नहीं लगता।
ये बात तो है, लेकिन लेकिन अगर वो आगे सुंदर नगर भी गया हो तो इतना वक्त लग सकता है। तुम्हारी जानकारी के लिए कत्ल 5 और 6 बजे के दरमियान हुआ था, यानी कि उस वक्फे में हुआ था जिसमें कि विपिन यहां से गैर हाजिर था। अब वह साफ साफ फिक्रमंद और डरी हुई दिखाई देने लगी। उसके बाद उसके मिजाज ने अनोखी करवट ली। वह बकायदा विपिन की पैरवी करने लगी और मुझे उसकी बेगुनाही का विश्वास दिलाने का पुरजोर कोशिश करने लगी। मुझे जेल में बंद उसके पति केदार की किस्मत पर तरस आने लगा। कैसी बेवफा बीवी हासिल हुई थी उसे। फिर मुझे अपनी बीवी का ख्याल आया। क्या फर्क था दोनों में, सिवाय इसके कि उसका पति आजाद था और संतरा का पति जेल में था। सिवाय उसके कि मेरी बीवी को मुझे धोखा देने की अपेक्षाकृत कम सुविधा प्राप्त थी। दोनों झूठी थी, दोनों धोखेबाज थी, दोनों बेवफा थी, दोनों ने अपने पतियों की पीठ पीछे यार पाले हुए थे। मुझे लगा मुझे केदार पर नहीं, खुद अपने आप पर तरस आना चाहिए था। वह विपिन की हिमायत में बोल रही थी और मैं सोच रहा था कि मैं इस औरत का भला कैसे विश्वास कर सकता था। मेरा ध्यान उसकी बातों में नहीं, उसका अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई इस्तेमाल सोचने में था। मैं कोई ऐसी तरकीब सोच रहा था जिससे वह स्थिति मेरे उस मिशन में मेरी सहायक सिद्ध हो सकती, जिसके अंतर्गत मैं अपनी बीवी की जान ले लेना चाहता था। बस कर, एकाएक मैं उकताकर बोला। बहुत हुआ, अब और कब तक कान खाएगी? वह खामोश हो गई। उसने आहत भाव से मेरी तरफ देखा। साली नौटंकीबाज, जाकर मेरे लिए ड्रिंक ला। उसके चेहरे के भाव बदले और ऐसे भाव आए जैसे मैंने उसे उसका पसंदीदा काम बता दिया हो। वह उठकर किचन में चली गई। कुछ क्षण बाद विस्की के 2 ग्लास के साथ वापस लौटी। उसने आगे झुककर एक ग्लास मुझे पेश किया। मैंने देखा उसके ब्लाउज के ऊपर के 2 बटन खुले थे। पहले तो सारे बटन बंद थे। जरूर अभी जब वे किचन में गई थी तो जानबूझकर उन्हें खोल कर आई थी, अपने उन्नत रोजों का मुझे नजारा कराने के लिए, जो कि उस वक्त मुझे हो रहा था। साली मुझे रिझाने की कोशिश कर रही थी। उसके बारे में मेरा पहला अंदाजा अब 100% गलत साबित हो चुका था। अब वह मुझे कोई क्लर्क, कोई अध्यापिका या कोई सोशल वर्कर नहीं लग रही थी। अब वह मुझे साफ साफ वही लग रही थी जो कि वह थी, वैश्या। मैंने अपनी तरफ बड़ा ग्लास थामने की जगह उसकी कलाई थाम ली। उसने एतराज न किया। वो बड़े अश्लील ढंग से मुस्कुराई। मैंने बारी बारी दोनों ग्लास उसकी गिरफ्त से आजाद किए और करीब पड़े स्टूल पर रख दिए। मैंने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा तो वो मेरी गोद में आ गई। उसने अपनी दोनों बाहें मेरे गले में डाल दी। मैं उसे बुरी तरह से अपने साथ भींचा और अपने दांतों में लेकर उसके होंठ और गाल काटने लगा। वह चीखने कराहने लगी, दर्द से नहीं, आनंद के अतिरेक से। मेरा मन उसके प्रति घृणा से भर उठा। गैर मर्द की बाहों में, उस हरामी पिल्ले राजेश की बाहों में ऐसे ही मेरी बीवी आनंद भरी सिसकारियां भरती होगी। बीवी का ख्याल आते ही मैंने उसे यूं नोचना खसोटना शुरू कर दिया जैसे अपनी बीवी का सारा गुस्सा मैं उसी पर उतारना चाहता था। वह लता की तरह मुझसे लिपट गई। दीवान की चूल्हे हिलती रही। अभिसार के दौरान उसे गालियां देता हुआ और जलील करता हुआ मैं उसे समझाता रहा कि मैं उससे किस बात की उम्मीद कर रहा था। वह यूं हामी भरती रही जैसे कृत्य के दौरान यूं गालियां खाने की और जलील होने की उसे आदत थी और वह अपने ऊपर चढ़े मर्द का ऐसा व्यवहार पसंद करती थी। अंत में मैं उससे अलग हटा। उस क्षण वह दीवान पर संपूर्ण नग्नावस्था में पड़ी थी और उसके चेहरे पर तृप्ति के ऐसे भाव थे जैसे कोई बिल्ली ढेर सारी मलाई चाट कर हटी हो। मैंने उसकी तरफ पीठ कर ली और अपने कपड़े व्यवस्थित करने लगा। कुछ क्षण बाद मैं वापस उसकी तरफ घूमा। कल मैं फिर आऊंगा, मैं सख्त स्वर में बोला। सुबह ही आऊंगा, 10 बजे के करीब। उस वक्त विपिन मेरे साथ होगा। तूने समझ लिया है ना कि तूने क्या कहना है? उसने सहमति में सिर हिलाया। मुंह से वह कुछ न बोली। मैं वहां से विदा हो गया। उस वक्त मेरे भीतर नफरत का लावा उबल रहा था, संतरा के लिए, अपनी बीवी के लिए, खुद अपने लिए।
सबसे ज्यादा अपने लिए। मैंने बड़ा लानती काम किया था। मैं थाने पहुंचा। टोकस मुझे कैंटीन में मिला। बड़ी कड़क खबर है, मुझे देखते ही वह बोला। विपिन के बारे में? मैंने उसके सामने बैठते हुए पूछा। कृष्णा भार्गव के बारे में सुनोगे तो फड़क जाओगे। क्या खबर है? सोमवार को, यानी कि जिस रोज निशा की हत्या हुई थी, भार्गव निशा के साथ उसके फ्लैट में था। अच्छा? मैं हैरानी से बोला। वो तो कहता था कि उसने एक हफ्ते से निशा की सूरत भी नहीं देखी थी। कहता ही तो था। हकीकत में सोमवार शाम को वह न सिर्फ निशा से मिला था, बल्कि उसकी उससे खूब तकरार भी हुई। कैसे जाना? तफ्तीश से जाना। वह अकड़ कर बोला। हाथ पांव हिलाकर जाना। और कैसे जाना? मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया। मेरा बाप कहा करता था कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। कैसे जाना? मैंने अपना प्रश्न दोहराया। आज मैं कृष्णा भार्गव की आसिफ अली रोड पर स्थित एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाली ऑफिस में गया था। वहां भार्गव अभी पहुंचा नहीं था। उसके इंतजार में मैंने वहां के स्टाफ से कुछ पूछताछ की तो मुझे मालूम हुआ कि भार्गव का वहां काम करने वाली गरिमा सहाय नामक एक आर्टिस्ट से अफेयर था। मैं गरिमा सहाय से मिला। मेरी पुलिस की वर्दी पर निगाह पड़ते ही वह घबराई और बहुत नर्वस दिखाई देने लगी, जबकि अभी मैंने उससे यहां तक भी नहीं बताया था कि मैं वहां किस फिराक में आया था। मुझे दाल में काला दिखाई देने लगा। वह ठिठका। इस दाल की काले की बाबत तुम्हारे बाप ने कुछ नहीं कहा था? नहीं कहा था। कहा होता तो अब तक दोहरा चुका होता। खैर, आगे आगे लंबी कहानी को मुख्तसर करके सुनाऊं तो बात यह निकली कि भार्गव का गरिमा से अफेयर तो यकीनन था, लेकिन पिछले 6 महीनों से वे निशा के पीछे पड़ा हुआ था और गरिमा को इस बात की खबर थी। उसे भार्गव और निशा के गठजोड़ की बात तब मालूम हुई थी जबकि वह किसी भी दिन यह उम्मीद कर रही थी कि भार्गव उसके आगे शादी का प्रस्ताव रखेगा। गरिमा के दिल को चोट पहुंचना स्वाभाविक था। फिर भार्गव के व्यवहार में भी तब्दीली आने लगी। वह गरिमा की तरफ से ठंडा पड़ने लगा। गरिमा उसके इस रवैये से बहुत आग बबूली हुई, लेकिन वह सिवाय खून का घूंट पीकर रह जाने के कुछ नहीं कर सकती थी। फिर वह कहती है कि निशा के कत्ल वाले दिन भार्गव 3 बजे के करीब एकाएक ऑफिस से चला गया था। वह अपने पार्टनर को यह बता के गया था कि उसकी एम्बेसडर में एक क्लाइंट के साथ अपॉइंटमेंट थी। गरिमा कहती है कि उसे पक्की तरह मालूम था कि उसकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी, यानी कि वह जरूर निशा से मिलने गया था। उस रोज उसने आर या पार जैसा कोई फैसला भार्गव से करने का निश्चय कर लिया था। ऐसा पटाक्षेप जैसा इरादा किस लिए? वह गर्भवती जो थी, भार्गव से और किससे? एक ही तो बॉयफ्रेंड था उसका। आई सी। वह कहती है कि वे पहले एम्बेसडर ही गई थी, लेकिन भार्गव वहां पहुंचा तक नहीं था। फिर वह सुंदरनगर उसके फ्लैट पर पहुंची, वे वहां भी नहीं था। फिर हिम्मत करके उसने निशा के फ्लैट की कॉल बेल बजा दी। रवि, भार्गव वही निकला। वहां तीनों में खूब तमाशा बना। वहां गुस्से में भरी गरिमा ने निशा को बता दिया था कि वह भार्गव की मंगेतर थी और उसके होने वाले पति के पीछे पड़ने का कोई हक नहीं था। उत्तर में निशा बोली कि वह नहीं बल्कि उसका कथित होने वाला पति ही उसके पीछे पड़ा हुआ था और वह बड़े शौक से उसे वहां से ले जा सकती थी। गरिमा भार्गव को वहां से ले जाने में कामयाब ना हो सकी। भार्गव ने उसे यह समझा बुझाकर उसके घर भेज दिया कि जिसे करके वह सीधा उसके पास पहुंचेगा। गरिमा उसका कहना मानकर अपने घर चली आई, लेकिन वहां प्रतीक्षा ही उसके पल्ले पड़ी। भार्गव वहां कभी नहीं पहुंचा, यानी कि अभी 5 बजे के बाद भी वह वहीं था। जाहिर है 5 तक उसकी वहां मौजूदगी तो तस्दीक शुदा बात है। उसके बाद भी अगर उसने फौरन वहां से कुछ कर जाना था तो वह गरिमा के साथ ही ना चला जाता। और ये तमाम बातें गरिमा ने तुम्हें खुद बताई? हाँ, यानी कि वे भार्गव के व्यवहार से सुलगी बैठी है और भार्गव अगर इस बखेड़े में फंसता है तो उसे खुशी होगी। खुशी नहीं होगी तो अफसोस भी नहीं होगा। बहरहाल उसकी गवाही निर्विवाद रूप से यही साबित करती है कि हत्या के समय के आसपास भार्गव निशा के पास उसके फ्लैट में था, अकेला था और वहां झगड़े, फसाद और तकरार का माहौल स्थापित था। अब बोलो, मैं नहीं कहता था कि कल भार्गव ने तुम्हें पूछ पूछ कर बहला दिया था?
वह खामोश था। भार्गव से बात हुई तुम्हारी? मैंने पूछा। अभी नहीं, अभी वह मेरे काबू में नहीं आया। मेरी उसके ऑफिस में मौजूदगी तक वह वहां नहीं पहुंचा था। अब शायद पहुंच गया हो। शायद। मैंने घड़ी देखी। शाम होने में अभी काफी वक्त था। मैं भार्गव से मिलना चाहता हूं, मैं बोला। उसके ऑफिस में चला जाएं? जरूर, क्या हर्ज है? फौरन। ठीक है। वह एक अत्याधुनिक, पूरी तरह से वातानुकूलित, निहायत शानदार ऑफिस था। भार्गव के बारे में पूछने से पहले हमने गरिमा सहाय के बारे में पूछा। मालूम हुआ कि उसकी एकाएक तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए हाफ डे के बाद छुट्टी लेकर वह घर चली गई थी। भार्गव ऑफिस में मौजूद था। एक चपरासी ने हमें उसके कैबिन में पहुंचाया। वह एक फिल्म अभिनेताओं जैसी खूबसूरती और सज धज वाला आदमी था। सूरत से जितना ज़हीन लगता था उतना ही वह डरपोक भी निकला। टोकस ने उसे मेरा परिचय दिया। उसने मुझसे हाथ मिलाया। मुझे उसके हाथ में कंपन साफ महसूस हुआ। हम उसके सामने बैठ गए। उस पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ने के लिए बोलने से पहले मैंने उसे घूरना आरंभ किया। वह बेचैनी से पहलू बदलने लगा। मिस्टर भार्गव, मैंने जानबूझकर ना समझ आने वाला सवाल किया। क्या जवाब है आपके पास? किस बात का? वह नर्वस भाव से बोला। इस बात का कि निशा की हत्या के समय के आसपास आप उसके फ्लैट में थे। कैसे जाना? वह घबरा कर बोला। यह मेरे सवाल का जवाब नहीं। जरूर गरिमा सहाय ने बताया होगा। किसी ने भी बताया हो। आप ये बताइए कि यह सच है या नहीं। गरिमा के सिवाय, वह यूं बोला जैसे अपने आप को समझा रहा हो। यह बात और कोई आपको बता नहीं सकता था, और कोई इस बात को नहीं जानता। मिस्टर भार्गव, मैंने आपसे एक सवाल पूछा है। हाँ, पूछा है। मैं अपने वकील को यहां बुला सकता हूं? किस लिए? आपकी तरफ से इस सवाल का जवाब देने के लिए? नहीं, उसकी कानूनी राय हासिल करने के लिए। किस बाबत? इसी बाबत कि मैं आपके किसी सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य हूं या नहीं। यह तो मैं ही आपको बता देता हूं। आप? जी हां, आप मेरे किसी सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। मेरा मतलब है, इस वक्त बाध्य नहीं है। मतलब यह कि अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे तो मैं आपको संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लूंगा। फिर पुलिस लॉकअप में ही आपकी अपने वकील से मुलाकात मुमकिन होगी, और तब वह आपको यही राय देगा कि अगर आप हत्यारे हैं तो आप बेशक अपना मुंह बंद रखिए, लेकिन अगर आप बेगुनाह है तो आपके लिए समझदारी की बात यही है कि आप पुलिस के साथ सहयोग की भावना से पेश आए और पुलिस के हर सवाल का जवाब दे। अब फैसला आपके हाथ में है कि इस नतीजे पर आप आज रात, कल दोपहर तक लॉकअप में बैठकर पहुंचना चाहते हैं या अभी पहुंचना चाहते हैं। मैं बेगुनाह हूं, वह भयभीत भाव से बोला। वेरी गुड, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। गरिमा सहाय को मुझसे शिकायत है। वे मुझसे खफा है, इसीलिए उसको मेरे खिलाफ निष्पक्ष गवाह नहीं माना जा सकता। कबूल। अगर मुझे अपनी इस बात से इत्तेफाक ना होता तो मैं इस वक्त यहां आपके सामने ना बैठा होता, तो मैं आपको अपनी सफाई का मौका ना दे रहा होता। यू आर राइट देयर। अब कह डालिए अपनी कहानी, और झूठ से परहेज ही रखिएगा। झूठ चलने वाला नहीं है, और सच बोलने का भी आपको दूसरा मौका कम से कम मैं तो नहीं देने वाला।